कजड़ीवाल करते रहे। पहले बताओ सीए के विरुद्ध हो के उसके तुम खिलाफ हो या उसके हक में? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश भर में क्या कुछ हो रहा है, CAA के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और ऐसी कार्रवाइयाँ, कहीं देशद्रोह के मुकदमे लग रहे हैं, कहीं छोटे बच्चों से पूछगछ हो रही है, और जबकि यहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, किसी मुसलमान का कोई सिटीज़नशिप नहीं जाएगी, और मुख्तलिफ़ तरीक़े से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मिसलीड किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद साहब, और वो चूँकि मुसलसल इन घटनाओं को फॉलो करते रहते हैं, चीज़ों को समझते रहते हैं बहुत बारीकी से। मैं जनाब वदूद साजिद साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये कानून के अंदर रहते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट्स के में जो शरीक हुए हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ कुछ जगहों पे बहुत सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। देखिए, कार्रवाई एक दिन के लिए नहीं होती। जब मुकदमा कायम हो जाता है तो बरसों लोगों को परेशान रहना पड़ता है, और वो हज़ारों लोगों के ख़िलाफ़ शायद अब तक मुकदमे दर्ज हो चुके होंगे। आखिर ये क्या है, थोड़ा आप बताएं कि इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, और पुलिस इस हद तक एक सियासी जमात को सपोर्ट करने के लिए बेगुनाहों तक पर भी मुकदमे दर्ज कर रही है, आखिर इसका क्या होगा? देखिए काज़मी साहब, ये पहली मर्तबा देखा गया है, हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। सरकार जिस पार्टी की होती है, मशीनरी का झुकाव उसकी तरफ होता ही है, ये फितरी बात है। लेकिन सरकार के गलत और नाजायज़ इक़दामात को इस हद तक मशीनरी सपोर्ट करे कि न सिर्फ उनकी तायीद करे बल्कि लोगों को मजबूर करे फोर्सफुली कि या तो वो गवर्नमेंट की तायीद करें, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं चाहे वो कितनी ही एंटी पीपल पॉलिसीज़ हों, या फिर देशद्रोह के मुकदमे के लिए तैयार रहें। ये पहली बार देखा जा रहा है। आज़ाद मुल्क की, आज़ाद हिंदुस्तान की कोई हिस्ट्री इस तरह की मिलती नहीं है। 2014 से जो शुरू हुए थे मज़ालिम, और 2019 में तो उनमें बहुत ज़्यादती हो गई है। मैं आपको इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हम ये प्रोग्राम 9 फरवरी को रिलीज़ हो रहा है। जी जी। तो 7 जनवरी को वाशिंगटन पोस्ट में 2 बहुत ही सीनियर राइटर्स का एक आर्टिकल छपा। जी जी। बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है, उसमें डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। इलियास एवर्स और एरियान तबातबाई, जी, ये इनका आर्टिकल छपा, और इन्होंने ये लिखा वाशिंगटन पोस्ट में कि NRC NPR वगैरह पर बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन एक चीज़ साफ है। यानी उन्होंने 2 नुक्ते लिखे कि कन्फ्यूजन ये है कि नाफिज होगा नहीं होगा, बातचीत शुरू हुई नहीं हुई, एक पार्लियामेंट में कहता है होगा, एक कहता है नहीं होगा। तो उसने कहा कि इस पर तो बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये हुकूमत, यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत, पूरे मुल्क में प्रोटेस्टर्स को कुचलने का मंसूबा रखती है। जी। ये 7 जनवरी 2020 को वाशिंगटन पोस्ट में छपा, 2 बहुत सीनियर गैर मुल्की राइटर्स ने लिखा। जी जी। उसमें हिंदुस्तान के किसी राइटर का कोई वो नहीं था। तो अब आप देख लीजिए कि इस पूरे महीने में हमने यही सब देखा, प्रोटेस्टर्स को जिस तरह से कुचलने की कोशिश की गई। अब आप देखिए कि सदर जमहूरिया ने अपने पिछला जो पार्लियामेंट में स्पीच थी, जी जी, जो अभी 3-4 दिन पहले हुई है, एक इससे पहले हुई थी जी, इससे पहले जो हुई थी, सदर जमहूरिया ने उसमें जिक्र किया था NRC का कि स्टेप बाय स्टेप आसाम के बाहर भी हम लागू करेंगे। फिर
वजीर दाखिला ने उसकी क्रोनोलॉजी समझाई जी जी कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और उस क्रोनोलॉजी से यही जाहिर हुआ और साबित हुआ और सिद्ध हुआ कि खुले तौर पर ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ पूरी है, कार्रवाई सीधा- मुसलमानों के हाँ, खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट बढ़े और हुकूमत परेशान हो गई और पुलिस के दबाने से नहीं दबा, पुलिस ने मजालिम खूब किए। यूपी में तो खुलकर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, हमने इतना इनको कूट पीट दिया है। जी 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 तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने रामलीला ग्राउंड में एक रैली की और उसमें ये कहा कि झूठ फैलाया जा रहा है, कोई बात ही नहीं हुई है, एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कार्रवाइयाँ आपकी सारी वैसी ही। यूपी गवर्नमेंट बाकायदा एनपीआर की तैयारी कर रही है, जी। जबकि रूल्स आपने फ्रेम नहीं किए, तो फिर एनपीआर की तैयारी क्यों हो रही है? अभी तो एनपीआर का भी कोई रूल्स आपने फ्रेम नहीं किए। एनआरसी की क्यों तैयारी हो रही है? जी, जी। 35,000 अफगानी और पाकिस्तानी रिफ्यूजीज यूपी में चिन्हित भी कर लिए गए हैं कि ये हैं, तो फिर वो कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं और प्रोटेस्ट करने वालों को कुचला क्यों जा रहा है? जी जी तो ये दो तरह के डबल स्पीक जो आप कर रहे हैं, इसी तरह से अभी पार्लियामेंट में जो स्टेट मिनिस्टर हैं होम के नित्यानंद राय, उन्होंने फिर कहा है कि कोई प्लान नहीं है। हाँ, अभी तक उन्होंने लिखित जवाब दे दिया। लिखित जवाब दिया, अभी तक कोई प्लान नहीं है। तो फिर कंफ्यूजन दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? जी सरकार की है ना। जाहिर है। तो अब आप देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसाम में तो जाकर कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल स्पीच दी है वहाँ, जी 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 और कहा है कि किसी आसामी को परेशान होने की जरूरत नहीं, और ये भी कहा है कि बाहर से जो आएंगे वो आसाम में नहीं आएंगे। उनको तो आप इतना अश्योरेंस दे रहे हैं एक स्टेट को जो ना हिंदू को लेने को तैयार, ना मुसलमान को लेने को तैयार। जी 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 पूरे मुल्क का जो मुसलमान या हिंदू प्रोटेस्ट कर रहा है वो बाहर से हिंदू के आने के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल। और मुसलमान तो ख़ास तौर पर कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और एक और मुल्क है बांग्लादेश, और भी जहाँ से हिंदू भाई आना चाहें उनके लिए कोई हम परेशान नहीं है। लेकिन जो आपने लफ्ज़ मुसलमान एक लगा दिया, तो हम ये नहीं चाहते कि बाहर से कोई मुसलमान आए, बल्कि जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं और वो किसी वजह से एनआरसी में नहीं आ सकेंगे, जैसे कि आसाम में 5.5 लाख मुसलमान अब भी हैं, जी तो वो कहाँ जाएंगे? तो उन्हें आप बाहर निकाल देंगे। हमें उनकी फिक्र है। फिर आपने अफसरों को, छोटे अफसरों को इतनी पावर दे दी कि जब हम अपने कागजात लेके जाएंगे और हम उनको दिखाएंगे देखिए साहब सारे हमारे कागज़ हैं और हम मूलभूत हम यहाँ के भारतवासी हैं, तो अगर उसने हमें लिख दिया डीसी यानी डाउटफुल सिटीजन, तो फिर कोई भी बड़े से बड़ा अफसर उसको काट नहीं सकेगा। उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। तो फिर क्या करेंगे आप? इस दौरान हमें डिटेंशन सेंटर्स में डाल देंगे। तो ये मुकम्मल इस तरह झूठ बोल रहे हैं। डिटेंशन सेंटर आपके बने हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो नहीं है। अच्छा, अब आपने एक बात कही कि मुजाहिरीन से सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। अब आप देखिए प्रोटेस्टर्स के साथ यूपी में जो हुआ सबके सामने है। यूपी के चीफ मिनिस्टर दिल्ली आए, हमने पिछले हफ्ते इसी प्रोग्राम में गुहार लगाई थी इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि बराए करम उनकी स्पीचेस पे तो पाबंदी लगा दी जाए, चूँकि वो जहर उगलेंगे। उन्होंने जहर उगला। उन्होंने, और एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ लेकिन इस पे गौर करिएगा, हमारे आदित्यनाथ बिहार के नहीं हैं। बिहार में रे को अड़े बोला जाता है और अड़े को रे, लेकिन आदित्यनाथ मुसलसल दिल्ली में की गई अपनी सारी स्पीचेस में कजड़ीवाल करते रहे। तो ये बदतहजीबी की अलामत है। जी 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 ये तो ऐसा बदतमीज इंसान चीफ मिनिस्टर है। हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की, कोई पाबंदी नहीं लगी। वो अपनी सारी जहरीले तकरीर करके चले गए। कैंपेन ख़त्म हो गई, पोलिंग शुरू हो गई। अब इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको नोटिस भेज रहे हैं कि साहब आपने, अब इस नोटिस भेजने का क्या फ़ायदा इलेक्शन कमिश्नर साहब? या तो ये हो कि आप एफआईआर दर्ज कराएं कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ के दरमियान आप एनमिटी और दुश्मनी और नफरत बढ़ा रहे हैं। तो एक बात समझ में आती है कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। अव्वल तो वो खुद अपने खिलाफ केसेस वापस ले लेते हैं। एक बात मैं बहुत ही आपको अहम बताता हूँ और जो इंतहाई तकलीफ दे है पूरे मुल्क के लिए, कि इस मुल्क में चाइल्ड वेलफेयर का कितना ख्याल रखा जाता है कि अगर किसी 17 साल, अब बताइए 17 साल के बच्चे को नाबालिग कहा जाता है। 17 साल का बच्चा कोई बिलजबर यानी कि फोर्सफुल गैंगरेप में मुलविस हो, इन्वॉल्व हो,
और 16 दिसंबर वाले में तो जी। था ही एक नाबालिग, और कितनी ब्रुटैलिटी के साथ उसने रेप किया उस बच्ची का दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को। तो आप उसको कहते हैं ये तो साहब नाबालिग है। इसी तरह जामिया पे वो जो जिसने गोली चला के एक बच्चे को ज़ख्मी किया और उसने छाती पे गोली चलाई थी, वो उस हाथ आगे कर लिया, हाथ पे लगा, उसको आप नाबालिग कह रहे हैं। अभी तक वो प्रोब पूरी नहीं हुई है। उसके कनेक्शन बजरंग दल से हैं, उसकी आइडियोलॉजीज खुली हुई हैं, नफरत आमेज आइडियोलॉजीज हैं, उसको आप 17 साल का बच्चा कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, कर्नाटक में एक जगह है बीदर, वहाँ एक चेन है स्कूलों की, शाहीन स्कूल्स। तो ये नाम से जाहिर हो रहा है कि ये मुसलमान का है, और ये वाकई मुसलमान का है, लेकिन इसमें हिंदू बच्चे ही पढ़ते हैं और हिंदू माँ बाप खुश होते हैं। बड़ी तादाद है उनकी। चूँकि वहाँ अखलाक सिखाया जाता है, वहाँ नैतिकता सिखाई जाती है और वहाँ बुरे कामों से बचाया जाता है। तो लेकिन चूँकि उस स्कूल का नाम शाहीन है, तो उस स्कूल में बच्चों ने एक प्ले किया और जिसमें ये कहा एक बच्ची ने कि मुझसे कोई कागज़ मांगने आएगा तो मैं चप्पल से पिटाई करूँगी। तो ये क्या, ये किसी आदमी का नाम लेकर नहीं कहा, किसी ऑफिसर को नहीं कहा, किसी मिनिस्टर को नहीं कहा, तो कैसे आप उसे चिन्हित करके उसके खिलाफ सडिशन का केस लगा सकते हैं? जी। यानी चप्पल से मारने की धमकी क्या सडिशन हो सकती है, देशद्रोह हो सकता है? 6 से 9 साल तक के बच्चों को काज़मी साहब अभी तक 5-5 बार 6-6, 7-7 पुलिस ऑफिसर्स की टीम ने घेर कर जिस तरह बीच में टेबल रखी है इस तरह घेर कर इंटरोगेट किया है 5-5 बार। अब आप देखिए कि कर्नाटक का जो चाइल्ड वेलफेयर कमीशन है उसने अब नोटिस जारी किया है पुलिस को, यानी जब 5 मरतबा बच्चों को इंटरोगेट कर लिया गया, उनके दिमागों पे क्या असर हुआ होगा, कितना सख्त हुआ। और उनकी माएँ जेल में हैं, उनकी हेड मिस्ट्रेस जेल में है और बाप है नहीं, बाप मरा हुआ है, और ये बच्चे घर पे हैं, पुलिस इंटरोगेट कर रही है 5-5 मरतबा। क्या इन बच्चों के जहन पे असर हुआ होगा? जी। और किस उससे गुजर रहे होंगे? अब आके चाइल्ड कमीशन जागा है और उसने नोटिस जारी किया है कि नहीं ऐसे आप मत करिए। भाई क्या हो रहा है आप लोगों को, हमारी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को क्या हो रहा है? और ऐसी ब्यूरोक्रेसी जिसको पूरी पावर्स हैं, इलेक्शन कमीशन से कौन सवाल करने जा रहा है कि आपने योगी आदित्यनाथ की जहरीली भाषणों के खिलाफ FIR कराई? अगर कराई नहीं, या कौन पूछने जा रहा है कि आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? तो एक तरफ 6 और 9 साल के बच्चों को चूंकि उन्होंने एक पहले NTA कर दिया, इंटरोगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो 17 साल का नौजवान जिसने गोली मारी, जिसकी आइडियोलॉजी जहरीली है, उसको अभी तक पता ही नहीं, जिसने बाकायदा कहा कि लीजिए आज़ादी और गोली चलाई, दो आज़ादी, और फिर उसके बाद शाहीन बाग में जिसने गोली चलाई और ये कहकर कि अब इस देश में हिंदुओं की चलेगी, ये देश हिंदुओं का है, वो कहाँ गया, उसके केस का पता नहीं है। और एक पुलिस अफसर ने बाकायदा JNU में जो हंगामा हुआ, जितने 100 से करीब लोग आए, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। एक IPS अफसर वो इतना जानिबदार होकर काम कर रहा है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन मोड में है दिल्ली, और वो ऑफिसर दिल्ली का है और ये केस दिल्ली में हुआ है, और साहब वो कह रहा है कि ये आम आदमी से पार्टी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि बीजेपी लीडर्स ने ये बात कह दी। बीजेपी लीडर्स ने। तो इलेक्शन कमीशन ने, बहरहाल हम इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देते हैं कि कुछ थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाई, लेकिन आज हमें TN सेशन याद आते हैं कि जिन्होंने ये तय किया था, उन्हीं के आने के बाद पता चला कि हाँ देश में हमारे कोई इलेक्शन कमीशन भी होता है और इसकी इतनी पावर्स भी होती हैं। यहाँ मैं आपको बस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यूपी में जो मजालिम हो रहे हैं और जिन लोगों को पकड़ा गया है वो एक के बाद एक जमानत मिलती जा रही है। चूँकि कोई मजबूत केस नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है, उसका क्या होगा? उनसे कंपनसेशन ले लिया गया है, उसका क्या होगा? पूरे मुल्क में काज़मी साहब पुलिस का यही रोल है, यानी जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ भी, जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ भी, और जहाँ शिवसेना की हुकूमत है वहाँ भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक ही सलूक हो रहा है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा होता आई लव केजरीवाल। तो ये तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, चूँकि रिक्शा वाले भी केजरीवाल से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, चूँकि उनके बहुत से काम उन्होंने किए हैं। तो अब आप देखिए कि 20,000 रुपये का चालान कर दिया, उसके बाद उसने वो मिटा तो दिया, लेकिन अब आप उससे आगे बढ़कर देखिए, ये खबर आपको TV वाले नहीं दिखाएंगे। एक मुसलमान जोड़े ने ओला बुक की, ओला कैब,
तो ड्राइवर ने बैठते ही पूछा, OTP नंबर एक आता है। तो पैसेंजर ने OTP नंबर बताना चाहा, उसने कहा नहीं OTP नंबर बाद में बताना, पहले बताओ CAA के विरुद्ध हो के उसके तुम खिलाफ हो या उसके हक में हो CAA के। अगर CAA के हक में हो तो उन्होंने कहा कि हम तो CAA के खिलाफ हैं। तो ड्राइवर पुलिस स्टेशन ले गया गाड़ी को। जी 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 जी। क्या CAA के खिलाफ बोलना दहशतगर्दी है, चोरी है, डकैती है, देशद्रोह है? लेकिन हुकूमत ने ये बता दिया है कि हाँ ये देशद्रोह है। मुझे मुल्क में छोटे छोटे बच्चों पर भी देशद्रोह के केसेस लॉन्च किए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं दरख्वास्त करता हूँ, इसकी जिम्मेदारी हमारी सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो अज खुद नोटिस ले, सो मोटू नोटिस ले और गवर्नमेंट को इस पर जो है सेंसिटाइज करे, नोटिस इशू करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात याद आती है, मैंने कुछ मुल्कों में डिक्टेटर्स देखे हैं। उन मुल्कों में इंटेलिजेंस एजेंसियां, हत्ता कि इस हद तक भी देखा है कुछ मुल्कों में कि हस्बैंड वाइफ भी आपस में बात नहीं कर सकते थे। टैक्सी ड्राइवरों का भी एक रोल बहुत होता था उन मुल्कों में, और जहाँ जहाँ डिक्टेटर्स हैं वहाँ आज भी है कि टैक्सी ड्राइवर इंटेलिजेंस के लोगों से मिले होते हैं। और ये हमारे यहाँ पहला टैक्सी ड्राइवर ऐसा पकड़ा गया है जिसने हुकूमत के ख़िलाफ़ या CAA के ख़िलाफ़ लोगों को पॉलिसी के ख़िलाफ़ देखते ही पुलिस स्टेशन ले गया है। हम भी ये एक साइन है डिक्टेटरशिप आने का, ये बहुत ही खतरनाक साइन है। मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि टीवी पर नहीं आया। एक लेडी है गुंजा कपूर, वो RSS से जुड़ी हुई है, BJP से जुड़ी हुई है, और पूरे देश के और पूरी दुनिया के जो 2500 लोगों को हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं ट्विटर पर, उनमें से ये भी एक है। जी। और टीवी डिबेट्स में आती है, जहर उगलती है, सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलती है। वो बुर्का ओढ़कर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में चली गई, एक रात गुजारी, और हिडन कैमरा लगा रखा था उसने, स्टिंग करना चाहती थी, औरतों से अजीब अजीब सवाल कर रही थी। तो वहाँ के प्रोटेस्टर्स जब सस्पिशियस, उनको लगा कि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है, तो उन्होंने इससे सवाल जवाब किए, बुर्का उतारा, आधार कार्ड देखा तो गुंजा कपूर निकला नाम। वहाँ प्रोटेस्ट में जो हिंदू औरतें थी, मुसलमान औरतों ने उनको आगे किया और कहा कि तुम इससे डील करो, और उन्होंने चेन बनाकर उसकी रक्षा की, उसको कुछ नहीं होने दिया, उसको कुछ नहीं कहा, और पुलिस को बुला के उसके हवाले कर दिया। पुलिस उसको इत्मीनान से और ये कहकर शाबाश शाबाश बैठो और ले गई, और उसके बाद ना टीवी पे उसकी कोई खबर आई, ना वो डिबेट्स में है, कुछ पता नहीं है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये देखिए बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल है। मैं समझता हूँ मुल्क बहुत ही सख्त हालत से गुज़र रहा है, और इस तरह से जब सिस्टम हुकूमत में बैठे हुए लोग उन सियासी जमातों की नज़रियात पर चलेगी जो हुकूमत में हैं, और चाहे वो गलत हो या सही हो, उसके बाद ये हालात बहुत ही ख़तरनाक हो रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।